2021. Into today's video, we are going to complete our chapter 1, part 3, which is Bricks, Beats and Bones, class 12 history NCERT. तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा, यहाँ पे आई बटन का लिंक डाल दी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. आई हैव क्रिएटेड अ होल सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दिस वन. एंड बिफोर वी गो अहेड, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. ये वाले पार्ट में हम थोड़ी चीजें फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स. Secondly, if you are the one who want to complete your history and political science levels within 2 months, I got a course for you all. So I designed crash course जिसमें हम history and political science class 12 की 2 महीने में cover करते हैं. It's a paid course, live classes of me. So if you want to attend this, you can just text me onto my WhatsApp number that is given in description box. And here, let's get started with this one. तो देखो यार, bricks, beats and bones हमने शुरू करना है identifying centers of production से. हम बात कर रहे थे कि हड़प्पन लोगों ने ट्रेड किया होगा, और जब ट्रेड किया था तो हमने सेंटर्स देखे थे प्रोडक्शन कहाँ पे होता होगा. बट हमने प्रोडक्शन सेंटर्स कैसे फाइंड आउट किए? तो देयर आर 2 वेज टू फाइंड आउट कि प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ होगा. नंबर 1, एक तो वो वेस्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उससे, मान लो कि कोई चीज बन रही है, वो खराब हो गई थोड़ी बहुत, तो वहीं पे वो फेंकते गए और रखते गए. एंड दैट टाइम वी एक्चुअली डिस्कवर्ड इट एज अ वेस्ट मटेरियल एंड रॉ मटेरियल एज वेल. तो रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ये 2 चीजों के जरिए आप प्रोडक्शन सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे. स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, आप अगर फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, अदरवाइज यू वांटेड टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस, आपको सारी चीजें एक ही जगह नहीं मिलने वाली. मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री स्टार्ट की. मेरा एक क्लासिक एग्जांपल है ब्रेड की फैक्ट्री का, बिकॉज माय फ्रेंड had this one. तो मेरे पास बार बार ये एग्जाम्पल आता है. तो उस ब्रेड की फैक्ट्री के लिए आप मशीन जो है वो बाहर से लाएंगे. मान लीजिए आपको जगह मिल गई, आपके पास पैसे आ गए, आपको लेबर मिल गई, बट आपको मशीन और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट करना होगा. सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट कि टेराकोटा एंड बल्क आर्ट्स जो है वो हमें एक सजेशन देते हैं कि भैया इन लोगों ने बाहर से सामान मंगवाया होगा, क्योंकि हमें टेराकोटा से बने हुए टॉय मॉडल्स मिलते हैं बल्क आर्ट के, विच इज समथिंग कि एक प्रोक्योरिंग मटेरियल का सोर्स हुआ करता था. गोइंग अहेड, मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, शहर के अंदर से आता था सारा माल, या फिर देश के अंदर से आता था, अदरवाइज बाहर से आता था. सो इफ वी टॉक अबाउट नागेश्वर एंड बालाकोट, यहाँ से माना जाता है कि शेल को ऑब्टेन किया गया होगा. सेकेंड, खेत्री रीजन एंड साउथ इंडिया जो है, ये दोनों रीजन यहाँ पे हमको मिलते हैं ऐसे कनेक्शन जिनसे पता चलता है कि मटेरियल यहाँ से प्रोक्योर किया गया था. वाई सो? क्योंकि ना जैसे कि नागेश्वर बालाकोट तो लोकल थी मान लो आप, तो यहाँ से मटेरियल इंपोर्ट कर लिया. खेती रीजन इन साउथ इंडिया का जो हमारा स्पेशली कर्नाटका साइड है, देयर इज वन साइड एक्चुअली मेंशन इन योर बुक, डू लेट मी नो, वहां से गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था. तो कौन सी साइड है? तो यहाँ पे पैसे भिजवा देते थे, एक्सपेडिशन. इट्स जस्ट लाइक अमेज़न पे क्या करते हैं, प्रीपेड वाला ऑप्शन होता है ना, पैसे हमने दे दिया, ऑर्डर लगा दिया, अभी वो टाइम पे आ जाएगा अपने पास. इन दैट वे खेती रीजन साउथ इंडिया में भी एक्सपेडिशन जो है ये लोग भिजवा देते थे एंड बाद में मटेरियल आ जाता था. खेती रीजन से जो है वो कॉपर प्रोक्योर की जाती थी. गोइंग अहेड, ये तो हमें आइडिया दे रहा है कि हाँ भैया देश के अंदर से, और उस वक्त देश में हुआ करता था, मतलब टेरिटरी के अंदर से आता था सारा मटेरियल. बट व्हाट अबाउट द डिस्टेंट लैंड? तो वी आल्सो गॉट द एविडेंस फॉर इट. फॉर इंस्टेंस, ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हमको मिलते हैं. ओमानी कॉपर जो हमें हड़प्पा में देखने को मिलती है, हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो हमको ओमान में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, ब्लैक क्ले कोटेड जार जो है वो ओमान में मिलता है. मोस्ट प्रोबेबली हड़प्पा से कुछ लिक्विड टाइप गया होगा, इन्हीं जार में गया होगा, एंड दैट्स हाउ दे फाइंड. क्योंकि ओमान में हमको 1 या 2 जार नहीं, ऐसे बहुत सारे जार मिलते हैं. एंड यू नो व्हाट, जैसे मिट्टी के घड़े में आप सामान रखो और स्पेशली हम पानी ही रखते हैं सिर्फ, तो पानी वहां से उसमें जो पोर्स होते हैं उससे निकलता है, और यही कारण कि मटके में पानी ठंडा बना रहता है. सो ब्लैक क्ले इन्होंने कोट इसलिए की क्योंकि उसमें एक तरह का लिक्विड, मान लीजिए ऑयल, अदरवाइज समथिंग एल्स, या माना जाता है निकल का जो लिक्विड फॉर्म है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कि वहां से लीकेज ना हो, ब्लैक प्लेसेस को कोट कर देते थे. गोइंग अहेड, विच इज गोइंग टू सुमेरियन टेक्स्ट्स में भी मेंशन मिलता है वर्ड का, which is Meluha, and Meluha most probably Indus region के लिए यूज किया गया था एक वर्ड. और मेसोपोटामिया, these are the one जहाँ से हमको मेंशन मिलता है हमारे इस सुमेरियन टेक्स्ट्स में, मोस्ट प्रोबेबली इनसे जो है वो कनेक्शन रहा ही है. एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली गेट टू नो कि हड़प्पन का डिस्टेंट लैंड्स के साथ भी कांटेक्ट था.
नाउ नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी सीरियल्स स्क्रिप्ट इन वेट। देखो यार, सीरियल्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स रही है। सीरियल्स बाय सो इज जस्ट दैट आपको अमेजोन से पार्सल आया, मिंत्रा से आया या फ्लिपकार्ट से आया, सील से आप पहचान लेते हो हाँ भैया इस कंपनी का मेरा पार्सल आया है। तो सील जो है वो आइडेंटिफाई का काम करती है कि भैया सेंडर कौन है, ठीक है। तो सील्स का तो ये काम हो गया। स्क्रिप्ट हमें एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट्स मिलती है, मतलब काफी रहस्यमय। अभी तो बहुत सारी फाइंड आउट हो चुकी है, बट अभी और वक्त लगना है क्योंकि वहां पे बहुत सारी हमको मिली है। कुछ को डेसिफर कर लिया गया है, कुछ को नहीं किया गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये लोग ना कैसे लिखते थे, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं होता था, ये राइट टू लेफ्ट हुआ करता था, ठीक है, इन दिस वे। एंड वेट्स हमें सिस्टम मिलता है, सो मोस्ट प्रोबेबली दे आल्सो यूज्ड अ काइंड ऑफ अ सिस्टम, प्रिसाइज सिस्टम हुआ करता था इन ऑर्डर टू वेट थिंग्स देयर। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी एंशिएंट अथॉरिटी। सबसे बड़ा सवाल ये है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतना बड़ा सिविलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या कोई राजा था या अथॉरिटी थी जो ये सब रेगुलाइज कर रही थी? इट मींस दैट सिमिलैरिटी इन द पैटर्न, सारे के सारे घर का स्ट्रक्चर हमको सेम मिलता है, मतलब हर चीज सिस्टमैटिकली हो रही थी। और जब सब कुछ सिस्टमैटिकली हो तो एक सवाल उठता है कि क्या ये ग्रुप करवा रहा था या इंडिविजुअल करवा रहे थे, क्योंकि मल्टीपल रूलर्स के लिए तो ये करना बहुत मुश्किल काम है। So in ancient authority, palaces and kings, ऐसा तो हमको कोई प्रूफ नहीं मिलता। हालांकि हमको कुछ स्टैचूज मिले जिसको आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ही नेम किया, दैट वाज प्रीस्ट किंग। और उसका कारण ये था उसमें कुछ अनयूजुअल कपड़े थे जो पहन के रखे थे उस स्टैचू में, बट वो राजा के भी नहीं थे, बट वो आम इंसान के भी नहीं थे। सो दैट्स व्हाई आर्कियोलॉजिस्ट्स गिवन दैट नेम एज अ प्रीस्ट किंग। ओके, सो नो क्लियर प्रूफ वी हैव। हालांकि इस बात को लेकर कुछ मल्टीपल थ्योरीज है, दो उसमें से हम बात करते हैं। एक तो थ्योरी ये है कि भैया यहाँ पे ना रूलर्स थे, ठीक है, और इन्होंने कोऑर्डिनेशन में काम किया है। और दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं थे, मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने मिलकर के डिसीजन लिए हैं एंड साथ में इम्प्लीमेंट किए। नाउ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, इतने अच्छे सिविलाइजेशन का जो इतने अच्छे तरीके से रेगुलेट होता था और जहाँ पे लाखों की जनसंख्या थी, अचानक से कैसे गायब हो गया और इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? मैच्योर हड़प्पन फेज जो है माना जाता है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ था। बट ग्रेजुअली हम देखते हैं 1900 बीसी तक आते आते चोलिस्तान को अबेंडन कर दिया गया और बहुत सारी जगह खाली हो रही थी। मल्टीपल रीजंस दिए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया होगा, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई होगी एंड व्हाट नॉट। हालांकि इस पर कोई जो है डेफिनेट रीजन नहीं है कि ये क्यों हुआ था। डिस्कवरी द आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें कैसे पता चला और इतना पीछे हम कैसे चले गए, हमने इतिहास को कैसे कुरेद लिया? उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल ASI, आई मीन टू से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट जो डीजी थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये आते हैं और इन्होंने जो है शुरुआत की, तहकीकात की कि चीजें कैसी चल रही हैं। उस दौरान इनको क्या लगा, क्योंकि मान्यता उस वक्त ये थी कि 6th सेंचुरी के टाइम पे ना गंगा वैली से शुरू हुई है इंडियन कल्चर की शुरुआत, तो वहीं से ये ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स इंडिया विजिट किए थे उनके अकाउंट्स देख रहे थे, बट ही लॉस्ट सिग्निफिकेंस दैट कि भाई आप वो गलत टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे थे। इनको कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि इनको सील्स मिल गई, बट सील्स वो है 1900 BCE की, और कनिंघम जो है उनको कहाँ पे रख रहा है, उनको रख रहा है 6 CE में, कि ये कैसे मैच हो जाए। तो टाइम पीरियड ही पूरा वो गलत रेफर कर रहे थे, इसीलिए एक टॉपिक है कनिंघम कंफ्यूजन, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है ना। अब जब कनिंघम ने आधी रिसर्च की थी, क्योंकि उस वक्त ज्यादा ये पता नहीं लगा पाए थे, हालांकि ये था कि हाँ कुछ नया मिला है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कि नेक्स्ट डीजी बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। तो इन्होंने काफी चीजें फाइंड आउट की। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने टर्म यूज किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ही गिवन दिस पर्टिकुलर प्लेस अ नेम। इनके बाद आते हैं REM व्हीलर, तो ये थे जनरल आर्मी में, तो इनका जो है वो साइंटिफिक इनको पैटर्न पता था, थोड़ा सा प्रॉपर रिसर्च किया इन्होंने। तो बाकी क्या कर रहे थे, जैसे कि ये जगह है, अब मुझे पता लगाना है कि इस जगह में क्या है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिग करना शुरू कर दी। इन्होंने वो नहीं किया। REM व्हीलर बोले चलो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और वो पैटर्न ऐसा होगा कि हम ना स्ट्रैटिग्राफी नोटिस करेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये जमीन के अंदर जो लेयर्स है वो लेयर्स के बेसिस पे, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो है वो मोस्ट रीसेंट लेयर होगी एंड सबसे नीचे वाली जो है वो सबसे पुरानी होगी।
So he used this particular one thing as a base in order to recognize that कि कौन सी जमीन कितनी पुरानी है, एंड केमिकल एनालिसिस करके इन्होंने पता लगा लिया, एंड that's how we actually discovered कि कितना पुराना है एंड किस टाइम पीरियड में रहा होगा. So here 3 people get involved into this one. अगर आप ऐसे समझोगे तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी. Now we have everything, you know, that all those people who were behind this in order to discover this Indus Valley civilization. तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? क्या हमने civilization के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है? Answer is no, because despite having things, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ होगा. Why so? If we try to piece together the past, then there are problems with the material and function. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या किया, जो भी हमको आर्टिफैक्ट्स मिले उनको 2 बेसिस पे डिवाइड कर लिया. एक तो वो मटेरियल क्या है, मतलब वो शेल है, वो कोई तरह का स्टोन है, वो किसी तरह की क्ले है. अदरवाइज फंक्शन, क्या उसका खेती में यूज हुआ होगा, क्या उसका जो है किसी और चीज में यूज हुआ होगा, क्या उसका क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज हुआ होगा. बिसाइड दिस इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कुछ क्लियर नहीं है, बट ये माना जाता है कि इन्होंने पीपल की पूजा की. कोई देवी देवता ऐसा पर्टिकुलर डाइटी नहीं मिलता है हमको, एंड रूलर्स के बारे में भी क्लियर नहीं है. एंड देयर आर मल्टीपल स्क्रिप्ट्स जिनको अभी भी डेसिफर करना बाकी है. सो इट्स अ बिग क्वेश्चन दैट कम्स ऑन टू दिस थिंग कि आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड डिस्कवरी चल रही है. इनफैक्ट अभी भी चलती रहती है. यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन इंटरनेट, एक ना एक आपको आर्टिकल मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4 महीने पुराना होगा, बट यू विल गेट इट. कुछ ना कुछ हमको मिलता ही जाता है. दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, इन ऑर्डर टू पीस टुगेदर दिस थिंग, पहले इंडिया में ही पाकिस्तान था, अब इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गए हैं. ठीक है, तो 1947 के बाद चीजें कोऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गई. ज्यादातर साइट्स जो है वो पाकिस्तान में है, बट रिसेंटली वी डिस्कवर्ड की बहुत सारी इंडिया में ऐसी जगह जहां सोचा भी नहीं था, वहां हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं. It's all about that countries need to cooperate together in order to find out the productive conclusion here. That's it for today's chapter. Do let me know in comment section अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो. I try to complete it, you know, कम समय में, but let's see how it is going to turn out. Hit the like button, share this video, and you can contact me regarding my crash course that is available for you people. Bye bye for now. मिलेंगे हमारे अगले